डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, नवंबर 2024 करंट अफेयर्स राउंड अप के साथ आज मैं आपके सामने हूं। और मुझे पता है एक बहुत ही लॉयल मेरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जो हर महीने बेसब्री से इंतजार करते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज स्टूडेंट्स who follow this very meaningful roundup of current affairs। आप समझ रहे हैं कि ये कितना यूजफुल है और हर एग्जाम के लिए, और वैसे भी आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी, एक नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए भी, नॉट ओनली फॉर एग्जाम। तो चलिए आज शुरू करते हैं। नवंबर 2024 में जो मैं न्यूज कैच कर पाया हूं महीने भर, दुनिया में, इंडिया में, एग्जामिनेशन पर्पज से ऑफ कोर्स। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर के तौर पे हम लोग जानने की कोशिश करें दुनिया भर में क्या घटनाएं घट रही हैं एग्जाम पर्पस से, जो पॉल साइंस हेल्प प्लेटफॉर्म पे जो 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताना जरूरी है और आपका जानना अधिकार है। फर्स्ट है, यदि आप CUET PG 2025 देने की आप मंशा रखते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी शुरू भी नहीं हुआ है, 5 दिसंबर को फर्स्ट मॉक है। उससे पहले यदि आप ज्वाइन करते हैं या उस दिन, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, बिकॉज आप शुरू से जो है मॉक लाइव दे सकते हैं। वैसे तो कभी भी ज्वाइन करके आपके पास मॉक देने का मौका है। इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे यदि छोटे छोटे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल होगी, उसको क्लिक कर सकते हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप जनवरी में होने वाले नेट JRF दिसंबर साइकिल का एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई भी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC, SSB, PGT या PhD एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है। ऑनगोइंग जो नेट JRF दिसंबर बैच की साइकिल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कभी भी इसलिए ज्वाइन कर सकते हैं कि सारे जो मॉक हैं वो लाइव वहां मौजूद है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कब उसको दे रहे हैं, बिकॉज आपके लिए बिल्कुल वो लाइव है। सेकेंड, इसमें ब्यूटी ये है कि सारे जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो रिकॉर्डेड है, आप उसको सुन सकते हैं और सभी रिसोर्सेज वहां पे शेयर्ड हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कभी भी ज्वाइन करने से कोई खास नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट कि आप देर से ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कैचअप करना पड़ता है। अदरवाइज आपको सारे वो फैसिलिटी मिलते हैं जो शुरू से इस ग्रुप में मेंबर्स को मिल रहे हैं। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल करें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। ये मैं आपको फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जरा गौर कीजिएगा कि दोनों मेल आईडी अलग अलग है और दोनों बैच के लिए अलग अलग मेल आईडी बनाए गए हैं, इसलिए आप उनको ही यूज करें तो आसानी होगी। ओके, अब चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं कौन सी है जिसको मैं पकड़ पाया हूं नवंबर में। ओके, सो फर्स्ट है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ द रिसेंटली हेल्ड प्रेसिडेंट इलेक्शन इन मोल्डोवा। 3-4 इलेक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं इस पूरे PPT में, और कुछ जो है ईस्टर्न यूरोप में हुई हैं, जो सब एक समय में रसिया रसिया तो नहीं कहिए, USSR का पार्ट होता था। बाद में जब USSR टूटा तो सभी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो गए, उसमें से एक मोल्डोवा भी है। मोल्डोवा में अभी जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या खास बात हुई, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही यूनिक एक मायने में है। क्या यूनिक है, चलिए यदि आप पकड़ पाए हैं, नहीं तो मैं आंसर देता हूं। यूनिक ये है कि वहां पे जब रेगुलर काउंटिंग हुई तो कोई और जीत रहा था, लेकिन जब एक्सपाट्राइट, मतलब कि जो डायस्पोरा है, जो बाहर रहते हैं मोल्डोवा से, मोल्डोवियन, जब उनके वोट को, जो उन्होंने पोस्टल भेजा था, जब उसको काउंट किया गया तो रिजल्ट चेंज हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डायस्पोरा या बाहर रहने वाले जो सिटीजन है किसी कंट्री को, उन्होंने अपने कंट्री के इलेक्शन के रिजल्ट को ऐसे डिसिसिवली चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि ये जो रिजल्ट चेंज हुआ उससे जो ये है माया संधू, वो प्रेसिडेंट हैं और वो फिर से जो है प्रेसिडेंट बन गए, अदरवाइज ये हार जाती। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एक्स USSR के रिपब्लिक हैं, मोल्डोवा इंक्लूडिंग, उसमें पुतिन के जमाने में रसिया जो है खासा अपनी दखल देने की कोशिश करता है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन जब उससे बाहर जाने की कोशिश किया तो क्या परिणाम हुआ। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि पुतिन की जो मंशा है वो फिर से एक ग्रेटर रसिया, मतलब USSR बनाने की जैसी है, और इन सब को अपने वो सैटेलाइट स्टेट की तरह कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे इन सब स्टेट में, ये जो सैटेलाइट स्टेट एक समय में रहे थे USSR के, वहां पे 2 धाराएं बहती हैं पॉलिटिक्स की। एक
जो ईयू में शामिल होना चाहते हैं, नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और वो रसिया के अगेंस्ट है। एक पॉलिटिक्स की वो धारा है, आप जेलेंस्की को देख सकते हैं यूक्रेन में उसके चलते हुई। और दूसरी धारा है कि प्रो रसियन है, आप ईयू से स्केपिस्ट हैं, आप ईयू में नहीं जाना चाहते, नाटो में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और आप अपने को रसिया के करीब समझते हैं। मोल्डोवा में भी ये दो धाराएं बह रही हैं, और माया संडू जो है वो प्रो ईयू हैं, लिबरल हैं, और इसके चलते जो है ये रसिया को ये पसंद नहीं आ रहा है। इनका ये आरोप है कि रसिया ने यहाँ पे इलेक्शन में इंटरफेयर किया है प्रोपेगेंडा और अदर से, और हमारे एक्स पैट्रियट ने हमें बचा लिया, डायस्पोरा ने हमें बचा लिया, नहीं तो फिर हमें रसिया के प्रो रसियन पॉलिटिक्स को झेलना पड़ता क्योंकि वो उसके प्रेसिडेंट होते। ये मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, केवल ये मोल्डोवा में नहीं है, अभी मैं आगे आपको जस्ट अभी बताऊंगा ये जो रोमानिया का, यहाँ देखिए क्या कहानी हुई है। तो ये सब आपको एक ट्रेंड शो कर रहा है कि ईस्टर्न यूरोप में क्या पॉलिटिक्स की क्या करवटें ले रही है, प्रो रशियन प्रो ईयू में द्वंद्व। सेम जो है ये क्वेश्चन आपको उससे रिलेट करता है। मैं पूछ रहा हूं हु इज कैलिन जियोर्जिएस्कू। तो कैलिन जियोर्जिएस्कू को आप नहीं जानते होंगे डेफिनेटली, लेकिन जानना इसलिए चाहिए कि ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना को इंडिकेट करते हैं। ये कौन है जेंटलमैन, पहले इसका आंसर जानिए। ही इज ए फार राइट प्रो रशियन nationalist politician who won the first round of runoff voting for president of Romania. आपको रन ऑफ वोटिंग पता है कि 2 राउंड वोटिंग होती है, दोनों फर्स्ट पास द पोस्ट होता है। पहले बहुत सारे कैंडिडेट पहले खड़े होंगे, फिर फर्स्ट राउंड में जो टॉप 2 कैंडिडेट होते हैं वो सेकेंड राउंड में फिर से वोटिंग होती है, यदि किसी को 50% से अधिक फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो फर्स्ट राउंड में जो मैक्सिमम वोट जिनको मिला है वो है कैलिन जियोर्जिएस्कू। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सेम मोल्डोवा की तरह रोमानिया भी एक तरह का आप रसिया और प्रो ईयू में बटा हुआ है। ये जो कैलिन जियोर्जिएस्कू हैं ये प्रो रसियन है, फार राइट हैं, और इससे एक आशंका हो रही है कि रोमानिया जो है रसिया के बहुत करीब चला जाएगा। जो वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो नहीं चाहते हैं, वो प्रो ईयू हैं। अब इसमें जो है द्वंद्व चल रहा है, जस्ट लाइक ट्रम्प के जैसे जो है ये हार्ड लाइनर हैं, नेशनलिस्ट हैं, पॉपुलिस्ट लीडर हैं। ये रोमानिया को ग्रेट अगेन बनाने की बात करते हैं, ये एंटी ग्लोबलाइजेशन है, एंटी नाटो है, यूरो स्केप्टिक जो है प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, उसका नाम रखा है फूड वाटर एनर्जी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत बड़े एडवोकेट माने जाते हैं। And he stresses self-sufficiency and aims to return the country to its rural root. गांव में ले जाना चाहते हैं। He does not belong to a conventional political party, और ये टिकटॉक यूज करते हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर को यूज करने के लिए। इनको टिकटॉक पॉलिटिशियन भी रोमानिया में कहा जाता है। अब देखना यह है, शायद 8 दिसंबर को सेकेंड राउंड की वोटिंग है, उस दिन देखना होगा कि क्या ये जीत जाते हैं। यदि जीतते हैं तो रोमानिया के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी करवट होने वाली है। तो आप देखिए कि मोल्डोवा जो है वो प्रो ईयू हो रहा है और रोमानिया प्रो रशियन। हु इज सैलोमे जोराविकली, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, जोरा विकाविली कह सकते हैं, विकाविली, मैकियाविली के जैसा विकाविली, जोरा विकाविली, सैलोमे जोरा विकाविली कौन है? ऑफ कोर्स आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगेन जो है जानना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है रसिया और प्रो ईयू में बटा हुआ है। ये तीसरी कंट्री मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ईस्टर्न यूरोप में एक चर्निंग हो रही है। कंट्री जो है उसमें 2 पॉलिटिक्स की धाराएं हैं, एक रसिया के प्रो और एक जो है ईयू प्रो। जो ईयू प्रो हैं यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, नाटो में शामिल होना चाहते हैं, और जो प्रो रसिया हैं वो उसको हेट करते हैं, यूरोपियन यूनियन नाटो को, और रसिया से करीब रहना चाहते हैं। ये है प्रेसिडेंट ऑफ जियोर्जिया, और ये भी आप जानते हैं ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है, और ये भी उसी तरह के चर्निंग से गुजर रही है मोल्डोवा और रोमानिया की तरह। हु इज लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट अलीज्ड फ्रॉडुलेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड ऑन अक्टूबर 26, 2024। अब क्या यहाँ पे क्या हुई जियोर्जिया में कि यहाँ इलेक्शन अक्टूबर के लास्ट में होती है। ये जो है सेरेमोनियल प्रेसिडेंट, जैसे अपने यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वैसे वहाँ प्रेसिडेंट है। उसकी पॉलिटी के बारे में भी मैंने इसलिए आपको बताने की कोशिश की। जस्ट लाइक इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर रियल पावर होल्ड करता है, जो
बहुमत दल का नेता होता है पार्लियामेंट में, सेम वहां पे भी है। तो प्रेसिडेंट वहां पे नोशनल है, लेकिन फिर भी ये प्रेसिडेंट ने एक विरोध का झंडा लहराया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है 26 अक्टूबर को, उसमें रसिया ने छेड़छाड़ किया है और वो गलत हुआ है, वो लेजिटिमेट नहीं है। वहां जो पार्टी जीती है हम उसको नहीं मानते हैं। ये जो पार्टी जीती है वो पहले से भी वहां शासन में थी, इसका नाम है जॉर्जियन ड्रीम, और ये 54% वोट लाती है। लेकिन कई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कहते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन इसको लेकर के वहां पे भी दो जो है दल धाराओं में या दो बाईपार्टीजन में लोग बटे हुए हैं। जो ये प्रेसिडेंट हैं सालों में, जोरा विकबिगली, ये प्रो ईयू हैं और ये रसिया को पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जो जॉर्जियन ड्रीम पार्टी है वो प्रो रशियन है। आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे भी जो है खिचड़ी पक रही है और कैसे जो है एक ईस्टर्न यूरोप एक चर्निंग के दौर से गुजर रहा है। और उसका सबसे भयावह जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको यूक्रेन में दिखता है। लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि यूक्रेन इज नॉट वन ऑफ केस, वो एक एक्सट्रीम केस है। हर जगह ईस्टर्न यूरोप में प्रो रसिया और प्रो ईयू के बीच में द्वंद्व चल रहा है। Which is the first country to implement a nationwide ban on social media platform for children under 16? ये काफी न्यूज में रहा। और ये कंट्री, कुड यू गेस ये कंट्री? यस, ये है ऑस्ट्रेलिया। उसने एक कानून पास किया जिसमें ये हुआ कि 16 साल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसमें विवाद हो सकता है कि अच्छा है बुरा है, इंडिविजुअल के फ्रीडम के साथ है या अगेंस्ट है, लेकिन ये जरूर ये दर्शाता है कि कंट्री आज के ज़माने में सोशल मीडिया से कितने तरीके से जो है अप्रीहेंसिव है। और उसमें कुछ तो तथ्य है क्योंकि उसका असर दिमाग पे पड़ता है। 29th एडिशन, अब मैं जो बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ 4-5, वो सब कॉप से रिलेटेड है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये सालाना होता है और इसमें बहुत ही क्रूशियल फेज में पहुंच चुका है। आपको पता है पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड जो है 2015 में हुई थी, उसके बाद से पूरी दुनिया जद्दोजहद कर रही है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम पे रोका जाए। ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि सभी आधे अधूरे मन से जो है कोशिश करते हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ना एक कुछ इस टाइप का है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा मेरे लिए कुछ कर देगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि हमारे प्रयास से क्या होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो साझा हमारा है। ऐसा नहीं है कि आप यदि कार्बन नहीं जलाएंगे तो आपके यहाँ जो है वो पॉल्यूशन नहीं होगा। यदि बगल के कंट्री में हो रही है तो आपके यहाँ होगी। पाकिस्तान से हमारे यहाँ हवा आती है, वहाँ यदि पराली जलाई जाती है तो दिल्ली में पॉल्यूशन वहाँ से भी होती है। नॉट ओनली दैट, अच्छी बातें भी होती है कि हमें भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से मतलब भाप से लदी हुई हवा आती है और हमारे वेस्टर्न इंडिया में जो है वो बारिश करती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक सकते हैं। हम माइग्रेटरी बर्ड को नहीं रोक सकते हैं, हवा पानी को नहीं रोक सकते हैं, एटमॉस्फेयर को नहीं रोक सकते हैं। इस चलते जो है क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइप की प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है कंट्री यदि पीछे हटता है तो सबको उससे नुकसान है। तो इसकी जो सालाना बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये अभी जो बैठक हुई है बाकू, जो उसकी राजधानी है अजरबैजान में हुई है। इसके पहले 28th कॉप जो है दुबई में हुई थी, उसके पहले ये इजिप्ट में हुई थी। तो लगातार जो है मुस्लिम कंट्रीज में ये हो रही है। आप ऐसे देख सकते हैं इसको, पहले इजिप्ट में, उसके बाद दुबई में और अब बाकू में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है उसको आगे क्वेश्चन में देखेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कहाँ पे हुआ, तो ये तो मैंने आंसर दे दिया, बाकू अजरबैजान में। ये आप देख सकते हैं, इसका लोगो है, ये कंट्री का थोड़ा फोटो भी है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो घमासान हुई जिस पर, वो NCQZ पे हुआ। मैं पूछ रहा हूँ वो क्या है ये भला NCQZ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसका फुल फॉर्म है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये है क्या कि पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड में ये हुआ था कि हम हर चीज का कुछ गोल बनाएंगे कि टेम्परेचर को इतने पे रखेंगे। उसमें से एक गोल जो है फाइनेंस को लेकर के भी था कि सब मिलके पैसे जुटाएंगे। उस समय तो केवल 100 बिलियन की बात हुई थी, बाद में उसको बढ़ा करके 1.3 ट्रिलियन पर लाने की बात हुई। और उस पर
जो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन भी आया कि हम कितने से जो है फॉसिल फ्यूल के मिशन को रोकेंगे, कितने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या क्या करेंगे, बहुत सारे इसमें क्वांटिफाइड गोल रखे गए। उसी का नया नाम है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। आप देख सकते हैं कि पहले तो ये नया नाम है, दूसरा कलेक्टिव है, इसमें मिल करके करने की बात है, और जो गोल है वो क्वांटिफाइड होगा, मेजरेबल होगा। अब यहाँ पे घमासान ये हुआ कि ये NSQG जो है एक फाइनेंशियल टारगेट को भी लेकर के चला कि कितने पैसे हम जुटाएं जिससे कि हम टेक्नोलॉजी चेंज कर सकें, लड़ सकें, मिटिगेट कर सकें ऑल। तो ये इसमें ये हुआ कि डेवलपिंग कंट्री ने कहा कि भाई आप तो ये तो डेवलप कंट्री को ही वहन करना चाहिए। डेवलप कंट्री आपको पता है कि हमेशा पीछे हटते हैं इसमें कि हम क्यों पैसे देंगे, सब मिल करके देंगे। डेवलपिंग कंट्री कहते हैं कि नहीं, ये तो कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिस्टोरिकली आपने पॉल्यूट किया है एटमॉस्फेयर को, उसके चलते आप अमीर बने हैं, तो आपका कर्तव्य है कि अब जो है आप पैसे खर्च करें, क्योंकि ये पैसे जो आपने कमाए हैं वो पॉल्यूशन करके कमाए हैं। इस तरह की बातें डेवलप कंट्री कहते हैं। पिछला जो हुआ उसको छोड़ो, आज के समय में सब बराबर हैं, सब मिल करके करेंगे। यही बेसिकली लड़ाई है। इस बार भी इस पे बहुत घमासान हुआ और अल्टीमेटली केवल $300 बिलियन ही जो है प्लेज किया डेवलप्ड कंट्री ने, वो भी ग्रांट और कंसेशन और डिफरेंट डिफरेंट इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट नहीं। इससे खासा जो है डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया को निराशा हुई है। तो NSQG याद कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूं सेम, फाइनली हाउ मच फंड वाज एग्रीड अंडर द NCQZ इन द COP29 एट बैकू। ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया, यदि आपने गौर से सुना हो तो आपको याद हो गया होगा, $300। यस डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेवलपिंग कंट्री जो G77 के बैनर तले इस बार, इनफैक्ट G77 बहुत एक्टिव था इस पूरे बाकू के दौरान, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि G77 ने मोर्चा संभाला था ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्री की आवाज को उठाने के लिए। उनका डिमांड था कि 1.3 ट्रिलियन US डॉलर जो है वो प्लेज होना चाहिए डेवलप कंट्री के द्वारा NCQZ के पार्ट में। लेकिन हुआ क्या, केवल 300 बिलियन US डॉलर। इसलिए लूला डे सिल्वा जो अगली बैठक अपने यहाँ करने वाले हैं ब्राजील में 2025 में, जो कॉप होगी, उन्होंने नारा दिया फ्रॉम 300 बिलियन टू 1.3 ट्रिलियन। अब देखिए क्या होता है। व्हाट इज द लॉस एंड डैमेज फंड? इससे मिलता जुलता जो एक फंड है जो कि NCQG जैसा ही है, वो है लॉस एंड डैमेज फंड। क्या है पहले समझिए और कैसे ये अलग है NCQG से। लॉस एंड डैमेज फंड एक डेडिकेटेड फंड है जो इस्टेब्लिश किया गया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बाद, इस पर थॉट हुई और ये ऑपरेशनलाइज हुआ COP28 में, जो कि ऐसे गरीब कंट्री जो डिवास्टेट हो जाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश का लोअर एरिया है, वनातू है, ऐसे जो पैसिफिक ओशन में छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जिनको कि जिनका कि अस्तित्व ही खतरे में है यदि सी लेवल ऊपर हो जाए, उन सब को कैसे जो है बचाया जाए, उसके लिए एक फंड है। मिटिगेट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज का जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है उससे लड़ने के लिए, जो vulnerable countries and group and communities and loss and damage fund, इसको ऑपरेट किया गया है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये इससे अलग है। NCQG जो है एक ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, कंट्रोल, उसके लिए एक तरह का फंड है जो डेवलपिंग कंट्री प्लेस करती है। लॉस एंड डैमेज फंड जो बहुत लिमिटेड उसका है कि एकदम एक्सट्रीमली जो वल्नरेबल ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं या कम्युनिटीज हैं, उनको कैसे बचाया जाए क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से। लॉस एंड डैमेज फंड। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ऑपरेशनलाइज किस कॉप में हुआ है, तो ये COP28 जो दुबई में हुआ था वहां ऑपरेशनलाइज हुआ है। इसके बाद जो है 26 कॉप जो ग्लासगो यूके में हुई थी वहां सबसे पहले उठी थी। बाद में 27 कॉप जो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई थी, वहां इस पर एक तरह से कंक्रेटाइज हुआ कि लॉस एंड डैमेज फंड कैसे बनेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या होगा। और 28 कॉप जो दुबई में हुई थी वहां ये ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। Under which article of Paris Climate Agreement carbon trading and NCQG are operated? ये जो इतनी बातें भी कर रहे हैं NCQG, कार्बन ट्रेडिंग और जो पूरे फंड का जो जुटाने की जो बात है, वो किस क्लाउज या किस आर्टिकल
जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के उसके तहत किया जाता है, और ये आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, वो आर्टिकल 6 है। इसके बारे में जो मैंने यहाँ लिखा है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये एक तरह से कलेक्टिव इंडेवर है सबको मिल करके क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इंक्लूडिंग क्लाइमेट फाइनेंस। विच राइटर वॉन द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। बुकर प्राइज जो है बहुत सारे कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर हो जाती है वो है फिक्शन कैटेगरी, नॉवेल लिखने की। और उसमें इस बार जो प्राइज मिला है वो मिला है सामंथा हार्वी को। आप इनको यहाँ देख सकते हैं, ये अपने उस बुक के साथ हैं जिसको बुकर प्राइज मिला है, और इस बुक का नाम है ऑर्बिटल। आप समझ सकते हैं ऑर्बिटल क्या है। जो हम स्पेस में जाते हैं, अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, उस पर है। ए शॉर्ट वंडर फील्ड नॉवेल सेट अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में है। तो इनको बुकर प्राइज मिला। आप पता है कि ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बुकर प्राइज। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, विच गैस इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड ही वो कल्प्रिट हैं जो ग्लोबल वार्मिंग ला रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं ये एक बड़े पिकुलियर, इनका एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है। ये एक्चुअली क्या है कि इनकी वेवलेंथ इस टाइप की है, ये इसका साइज ऐसा है कि ये सन के जो रे आते हैं उनको ये रोक नहीं पाते हैं। सन के रे के लिए ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये उतने इनके बीच का जो गैप है वो इतना है कि सन की रेज आराम से जो है वो आ जाए, वो उसको नहीं रोक पाते हैं। लेकिन जब सन के रेज को पा करके हीट होती है और सेकेंड हाफ में ये हीट छोड़ती है, तो ये इंफ्रारेड में छोड़ती है। इसके जो वेवलेंथ होते हैं वो बड़े होते हैं और उसकी साइज जो है इससे मैच हो जाती है। अब ये इससे जो है टकराने लगता है और ये ब्लैंकेट का काम करते हैं, एक तरह से कंबल जैसे जो है। तो होता क्या है कि सन के रे को तो ये आने देते हैं, इसका मतलब गर्मी तो अर्थ ले सकती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस जो है कंबल का असर डालते हैं और ये अर्थ से जो हीट री रेडिएट होती है उसको नहीं जाने देते आउटर एटमॉस्फेयर या स्पेस में, और उसके चलते अर्थ लगातार गर्म होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा कल्प्रिट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो अर्थ एक जो है ऐसा ठंडा जगह होता, मतलब दिन में तो यहाँ सुपर गर्मी पड़ती, लेकिन रात होते होते ऐसी चिल्ड जाड़ा होती कि यहाँ कोई लाइफ नहीं होता। तो यहाँ जो लाइफ है इस ब्लैंकेट के चलते ही है, इस ग्रीन हाउस गैस के रजाई के चलते ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन किसी भी चीज की, अच्छी चीज की भी जो बहुतायत है वो बुरी होती है। वही ग्रीन हाउस गैस के साथ भी हुआ। ग्रीन हाउस गैस हमारे जो हम ईंधन जलाते हैं, कार में पेट्रोल जलाते हैं, जितने भी प्लांट चलते हैं, कोल गैस जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल, इन सब से जो है पैदा होती है, फिर सांस लेने से भी पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, तो उससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से जो है तापमान बढ़ने लगता है। वो कंबल का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और हीट ज़्यादा हो जाती है। सबसे जो बड़ा ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है। मीथेन धान के खेत से और बहुत जगह से और से पैदा होता है। मैं पूछ रहा हूं कि थर्ड मोस्ट पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस कौन है, जो कि पर यदि आप किलोग्राम ले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग लाती है, लेकिन वो छुपा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन है वो। और वो कल्प्रिट है, थर्ड मोस्ट पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि शायद इसको सूंघने से हंसी आती है। इसको एनेस्थीसिया में दिया जाता है और इसको कई जगह हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस है जो पॉल्यूशन कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। इसके अलावा हम लोगों के लिए चिंता का यह विषय है कि इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। Which political party won the snap parliamentary election of Sri Lanka held in November 2024? ये इलेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे नजदीक के एक इंपॉर्टेंट नेबरिंग आइलैंड कंट्री श्रीलंका में एक वाम दल जो है सत्ता में आती है। पहले इसका आंसर देखिए, ये है नेशनल पीपल्स पावर कोलिशन गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स ये लेफ्ट कोलिशन आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिसनायके,
वो इसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतते हैं। वहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि प्रेसिडेंट भी जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से है, हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वो नोशनल नहीं है, सेरिमोनियल नहीं है, उनके पास काफी एग्जीक्यूटिव पावर है। लेकिन इंडिया की तरह वहां भी प्राइम मिनिस्टर हैं जो पार्लियामेंट में बहुमत दल के नेता होते हैं, और वो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, तो उनको भी पावर है। तो दोनों को पावर होने वाले जो पॉलिटी होती है उसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे यदि किसी एक पार्टी का प्रेसिडेंट हो और दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, तो इसको कोहैबिटेशन कहते हैं। बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है और ऐसे में वहाँ की गवर्नेंस बहुत अफेक्ट होती है। लेकिन ऐसा श्रीलंका में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो जीते वो एनपीपी ही पार्टी के थे, प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसनायके, और जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होंगे वो भी इसी पार्टी के होंगे, क्योंकि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसमें नेशनल पीपल पार्टी ने ही वहां पे बहुत अच्छी बहुमत, जो है परहैप्स 2/3 मेजोरिटी वहां पे हासिल की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज से पहले कभी इस पार्टी ने सत्ता नहीं संभाली थी, तो एकदम एक न्यू पार्टी। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जो वहां वेल इंट्रेंच्ड कंजर्वेटिव पार्टी थी, वो सब जो राजपक्षे जो होते थे, उन सब के जयवर्धन, उन सब वो सब डेसिमेट हो गए हैं। तो ये एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है और एक नई दिशा में। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि वामपंथी होने से इंडिया को ये चिंता हो सकती है कि एक तरीके से हम लोग इन सर्किल हो गए हैं ऐसे कंट्री से सभी नेवर जो कि वामपंथ से रूल्ड है। आपको पता है मालदीव जो है हमारे साउथ वेस्ट में, वो वामपंथ से रूल्ड है। श्रीलंका अब जो है वो भी वामपंथ से रूल हो गया है। बांग्लादेश जो है वो भी वामपंथ से रूल हो रहा है। नेपाल भी वामपंथ से रूल हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी चिंता की विषय है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई भी हमारा छोटा नेबरिंग कंट्री यदि लेफ्ट ओरिएंटेड हो जाता है, वामपंथ हो जाता है, तो चाइना को कितनी आसानी होगी, और यदि चाइना को वहां घुसपैठ करने में आसानी होगी तो हम लोगों को कितनी उसकी चिंता होनी चाहिए। लेटेस्ट जो एपीईसी समिट जो हुई है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक तरह का इकोनॉमिक एसोसिएशन है। इसमें ट्रेड की काफ़ी फैसिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें जो 21 मेंबर आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के चाइना तक है, यूएसए, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जापान, बहुत सारे पैसिफिक के, इंडो पैसिफिक के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। इसकी जो अभी समिट हुई है ये लीमा पेरू में हुई है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एपीएससी इसलिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आपको इस तरह से पूछा जाता है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया पैसिफिक के कुछ और भी जो रीजनल एसोसिएशन लाइक RECP जो चाइना द्वारा फ्लोटेड है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप, उसका भी मेंबर नहीं है। इसके अलावा जो CPTPP है, जो ट्रांस पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसका भी इंडिया मेंबर नहीं है। तो कुछ जगह पे हम मिस कर रहे हैं, शायद हम लोगों को उधर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आइए हम G20 पे चलते हैं। पिछली बार हम लोगों ने इसकी होस्ट हम लोग बने थे, इंडिया ने किया था बहुत शानदार G20 2023 में, और उसी समय में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट कहाँ पे होगी। तो चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार का G20 समिट कहाँ पे हुआ है, और ये हुई है रियो डी जेनरो 18-19 नवंबर को ब्राजील में। यहाँ एक तो शहर के बारे में जानिए कि रियो वहाँ की राजधानी नहीं है, वहाँ की ब्रासीलिया है। दूसरा, आप यहाँ पे देखें तो ब्राजील अपने को ब्रासील कहता है, हम लोग ब्राजील बोलते हैं, लेकिन एस यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने नेम अपना चेंज किया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नेट पे आप पढ़ लीजिएगा। इस समिट में एक और बात हुई जिससे मैंने अगली क्वेश्चन बनाई है। वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो वाम मोर्चा के हैं, मतलब कि लेफ्ट ओरिएंटेड हैं। तो वो काफी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, संपत्ति के बंटवारे की, लूला डा सिल्वा। और लूला डा सिल्वा ने क्या कहा उस पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विच वर्ल्ड लीडर रिसेंटली प्रपोज्ड वेल्थ टैक्स टू सुपर रिच। और ये हैं लूला डे सिल्वा। इन्होंने G20 समिट के दौरान ये कह के एक तरह सनसनी फैला दी कि पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। एक प्रपोजल जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट गैब्रियल जुकमैन ने दिया है। गैब्रियल जुकमैन का ये कहना है कि अब वो समय आ गया है जब वर्ल्ड के जो अल्ट्रा रिच
पर्सन है, लाइक अपने इंडिया में अडानी हैं, अंबानी हैं, जुकरबर्ग हैं या एलन मस्क हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, केवल 50-100 लोगों को यदि 2% उनका वेल्थ को टैक्स किया जाए, और तो उससे जो है $250 बिलियन पर ईयर इकट्ठा हो सकता है यदि हर साल 2% लिया जाए उनके वेल्थ को। और उससे जो है दुनिया की गरीबी कई हद तक जो है पूरा उसको पाटा जा सकता है, काफ़ी चीज़ें की जा सकती है, दुनिया को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये बात जो है, एक तो इसमें गैब्रियल जुकमैन को याद रखिए, लूला डे सिल्वा को, और ये इस एस्पेक्ट को भी इस पे सोचिए भी। हु इज कार्लो एक्यूटिस? अब ये एक क्यूरियस न्यूज़ मुझे लगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत सोचने की भी बात है। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस को मैं नहीं जानता, कोई संत कैसे बन जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, उसका बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। जो वेटिकन सिटी में पोप हैं कैथोलिक के, वो कैसे किसी को भी संत डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उनकी पूजा हो सकती है। तो इस बच्चे को जिसकी डेथ हो गई 15 साल के उम्र में, उसको जो है संत माना गया है एक प्रोसेस से। अब वो आप नेट पे पढ़ सकते हैं। ये जो बच्चा था कार्लो एक्यूटिस, ये लंदन में पैदा हुआ था, इटालियन था, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, वेबसाइट डिज़ाइनर था, जो पढ़ाता था। और उसमें कहा जाता है कि उसने जो कुछ वेबसाइट डिज़ाइन किया था, उसमें कुछ दैवी शक्तियाँ थी। इसको इसको जब जब कोई चमत्कार माना जाता है कैथोलिक में, तभी उसको संत माना जाता है, और फिर उसको संत की श्रेणी में लाने के लिए काफ़ी सारे फॉर्मेलिटी होते हैं, उसके बाद उनको जो है। तो ये फर्स्ट मिलेनियल चाइल्ड है, और एक डिजिटल एरा का है जिसको कि संत जो है माना गया है। और इसके बारे में और आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया कि कैसे सैंटहुड जो है वो क्रिश्चियनिटी में दी जाती है, लेकिन वेरी क्यूरियस न्यूज़ मुझे लगा, तो मैंने आप लोग शेयर की। हु व्हाट इज कैरीकॉन? यहाँ मोदी जी गए भी, उनको काफ़ी सारे वहाँ अवार्ड मिले, और बहुत लोगों से उन्होंने बॉन्डिंग की, और कल्चरल प्रोग्राम हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कैरीकॉम है क्या, ये कहाँ पे है? तो कैरीकॉम जो है, ये कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट है। बेसिकली जो कैरिबियन कंट्री कौन है? जो यूएस के जो फ्लोरिडा और इधर जो नॉर्थ अटलांटिक में यूरोप है, इसके बीच में यहाँ कैरिबियन, छोटा सा कैरिबियन सी है। उसको कैरिबियन सी को हम इसलिए जानते हैं कि वहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, वो मिल करके वेस्ट इंडीज नाम की क्रिकेट टीम बनाते हैं, जैसे बारबाडोस, गयाना और त्रिनिडाद एंड टोबैको। और वो इंडिया से जो है खेलते हैं। वहाँ के ग्रेट जो विवियन रिचर्ड्स जैसे प्लेयर को, और क्लाइव लॉयड को हम लोग, एंडी रॉबर्ट्स एंड माइकल होल्डिंग, इन सबको हम लोग के जहन में हमेशा रहती है। इंडिया के क्रिकेट के जो इतिहास लिखी जाती है, उसमें वेस्ट इंडीज का बहुत इंपॉर्टेंस था। इस चलते हम कैरिबियन कंट्रीज को जानते हैं। तो उन्हीं का जो एसोसिएशन है, 15 इसके मेंबर स्टेट हैं, आप देख सकते हैं। एंटीगा है, बारबुडा है, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गयाना, हैती, जमैका, ये सब मिल करके जो है ये बनाते हैं एक इकोनॉमिक कम्युनिटी, का लीजिए कॉमन मार्केट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हुए। इसका नाम है कैरीकॉम। तो वहां पे मोदी जी ने अभी विजिट किया है, जान लीजिए इसके बारे में। हु आर कॉल्ड व्हाइट हेलमेट्स? आपने ब्लू हेलमेट जरूर सुना होगा, उसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यदि आप नहीं जानते हैं तो वो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है। यहाँ मैं आपको व्हाइट हेलमेट्स पूछ रहा हूँ। ये एक ट्रबल्ड एरिया है दुनिया का भी कुछ सालों से, जहाँ पे कि लाखों लोग बेघर हुए हैं, लाखों लोग ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूजी वहाँ से निकल के पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जो एक त्रासदी है ह्यूमन, एक तरह का ये विभीषिका सिविल वॉर की, वो है सीरिया। और सीरिया के इस विभीषिका में ह्यूमैनिटी का परचम लहरा रहे हैं व्हाइट हेलमेट। ये वहाँ पे एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है उस सिविल वॉर में, जो वहाँ हेल्प करते हैं, मेडिकल इवैक्यूएशन करते हैं, जो लोग जिंदा बचे हैं उनको खोज करके उसको रेस्क्यू करते हैं, उनको बचाते हैं। और इनका मानना है कि 1,14,000 लोगों की जानें अभी तक उन्होंने बचाई है। और इसमें इसके जो मेंबर है, आप देख सकते हैं कि इसमें औरतें भी बढ़ चढ़ के भाग लेती। बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट आई डोंट नो कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग जान ले कि ब्लू हेलमेट
क्या हैं, वो बहुत फेमस हैं इन कंपैरिजन टू दिस वाइट हेलमेट्स। और ब्लू हेलमेट हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स, क्योंकि ये पहनते हैं वाइट कलर का हेलमेट, और ये चूंकि सॉरी ब्लू कलर का हेलमेट, और चूंकि ये जो सीरियन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चूंकि पहनते हैं वाइट कलर का, इसलिए इसको वाइट हेलमेट कहते हैं और इसको कहते हैं ब्लू हेलमेट। आपको पता है इंडिया की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है ब्लू हेलमेट में। इंडिया हमेशा पीस कीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट करता रहा। When and where recently UN Plastic Pollution Summit held? आपको पता है कि प्लास्टिक एक मीनेस बन गया है समुद्र के तल तक, जानवर खाते हैं, मरते हैं, और इससे काफ़ी सारे क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता एक तरह से, तो इन्वायरमेंट का काफ़ी लॉस होता है। इसको बंद करने की काफ़ी कवायद चलती है, लेकिन बहुत कन्वीनियंट भी है, इसलिए सब लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो इस मीनेस को ख़त्म करने के लिए अभी यूएन प्लास्टिक पॉल्यूशन समिट हुआ। कहाँ पे हुआ? ये पांचवा ऐसा समिट, पांचवा इसका एडिशन था। ये हुई बुसान। बुसान एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है साउथ कोरिया में, 25 नवंबर से 1 दिसंबर। ये उस बैठक की फोटो है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट ढाक के 3 पात कह लीजिए। सो इसमें कोई एका नहीं बन पाई, और इसके मतलब इसमें ये कोशिश कर रहे थे कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाए कि सभी कंट्री जो जो पार्टी हैं वो उसको ख़त्म करें। लेकिन आपको पता है कि इतना कन्वीनियंट है और इतने तरह से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है कि अगेन वही क्लाइमेट चेंज की कोई आगे बढ़ के जो है कष्ट लेना नहीं चाहता। इसके चलते ये टल गया, एक तरीके से फेल हो गया। वाई अलेप्पो इन सीरिया वॉज इन न्यूज रिसेंटली? अभी सीरिया से ये दूसरी मैं खबर इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। अलेप्पो क्यों न्यूज में आई? क्योंकि देखिए इसका आंसर जानिए। वहां पे कई सालों से जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट की फोर्सेज जो वहां प्रेसिडेंट असद हैं, पूरा नाम देख लीजिएगा नेट पे, वो लड़ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ, और उसको हेल्प करते हैं असद को, जो वहां की गवर्नमेंट है उसको हेल्प करते हैं ईरान और रसिया। तो ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ जो है आईएसआईएस और बहुत सारे सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन हैं। आपको पता है कि ईरान सिया है, तो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, अल कायदा से छिटका हुआ ग्रुप है, कुछ का नाम तो एचएसटी, और कई कई मतलब वो तो एक पूरी रिसर्च हो सकती है कि कौन कौन से ग्रुप वहां पे लड़ रहे हैं असद की सेनाओं से या ईरान और रसिया की जो हेल्प है। अमेरिका आप समझ सकते हैं, यदि ईरान और यदि रसिया असद को हेल्प कर रहा है तो अमेरिका अपोजिशन फोर्स को करेगा, तो अमेरिका भी अपनी नाक घुसेड़ता है उसमें, और इस तरीके से वहां मडलिंग जो है पूरी चल रही है। किसी तरीके से असद ने जो है उसको एक तरीके से अपने गढ़ को बचाए हुए हैं। अधिकतर कंट्री पे जो गवर्नमेंट फोर्सेज है उनका ही शासन चल रहा है, लेकिन अलेप्पो इतना इंपॉर्टेंट शहर था, और सडनली जो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स या अपोजिशन फोर्स है ईरान और रसिया द्वारा समर्थक, वो जीत लेती है। सॉरी 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 जो अपोजिशन फोर्सेज जो है, जो कि अमेरिका के द्वारा समर्थित है और प्रो आप वेस्टर्न कह सकते हैं, वो जीत लेती है अलेप्पो को। और ईरान और रसिया कहते हैं कि अब हम और हेल्प करेंगे असद को, और हेल्प करेंगे कि वो अलेप्पो को फिर से छीने। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वॉर है जो अरब इजराइल का, वो कैसे पसर रहा है और सीरिया तक जो है वो फैल रहा है। एक तरफ है ईरान और रसिया, दूसरी तरफ जो है इजराइल और उसके वेस्टर्न अलायंस, खास करके यूएस। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP30 कहाँ पे होगा? ये मुझे कॉप के साथ पूछना था, लेकिन चलिए यहाँ पे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी, यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो किस एग्रीमेंट के पार्टी हैं। ये एग्रीमेंट का नाम था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये रियो समिट जो हुई थी 1992 में, उसके बाद एस्टेब्लिश हुई थी। उसकी जो पार्टी थी जिन्होंने साइन किया था उसको, उन सब की सालाना जो बैठक होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं। इसी को हम क्लाइमेट चेंज समिट भी कहते हैं, या क्लाइमेट समिट भी कहते हैं। वहीं पे सारी चीजें डिस्कस होती है, कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो ये इसका जो 30वां जो वर्जन है या एडिशन है, वो होने वाला है बेलम, ब्राजील 2025 में। तो ब्राजील में होने वाला है, जहां की लूला डी सिल्वा, मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने एक नारा दिया, फ्रॉम 300 बिलियन टू 1.3 ट्रिलियन एनसीक्यूजी को ले जाना चाहते हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं इंडियन न्यूज, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, इन विच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश 10 एलिफेंट डाइड रिसेंटली। एक बहुत ही दुखद न्यूज थी, जहाँ पे कि 10 हाथी जो है मरे हुए पाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं पॉइजन, कुछ लोग कह रहे हैं क्या। तो इसका आपको मैं फोटो भी यहाँ दे रहा हूँ। ऑफकोर्स लगता है ये फोटो तो बनाया हुआ है, ये कोई रियल फोटो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि रियल सीन को देख के बनाया गया हो। और ये जो पार्क है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बहुत फेमस पार्क है मध्य प्रदेश में। वहां पे 10 हाथी मारे गए, बहुत बड़ी घटना है ये। पीएम विद्या लक्ष्मी इस बीच में लॉन्च हुआ, कैबिनेट ने अप्रूव किया। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है। इसमें ऐसा फैसिलिटी दी गई है कि जो बच्चे मेरिटोरियस हैं और हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को रैंक करना शुरू किया। उसमें टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में यदि बच्चे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो बैंक से उन्हें जो लोन लेना होगा उसके लिए कोई कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा, घर गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, और उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट में भी छूट गवर्नमेंट देगी अपने फंड से, बजट से। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, इससे हायर एजुकेशन गरीब बच्चे कर पाएंगे। वेरी गुड, पीएम विद्या लक्ष्मी। Why Justice Krishna Iyer, who was Supreme Court judge in 1970, was in news recently? इसको मैं बहुत देर में समझा सकता हूँ, क्योंकि देर में मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा इस पे कहा जा सकता है, लेकिन चलिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास नहीं है, इसलिए इसको बहुत जल्दी में करने की कोशिश करते हैं। बट बहुत चीज़ें हुई जस्टिस कृष्णा अय्यर के नाम लेकर के इस बीच में। इसकी शुरुआत क्या होती है कि एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, जो एक प्रॉपर्टी वाले मामले को देख रही होती है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट जब एक्वायर करती है प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट में जो है वो केस था। इसके पहले एक 7 जज बेंच जो है 70s में बैठी थी, जिसको हेड किया था जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, जो बहुत फेमस जज माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया था। जैसे मनिका गांधी केस, जो ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन था, और उनकी जो एक फेमस कथन थी कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन, वो अभी भी जुडिशियल सर्किल में उसको नारा को लगाते हैं जजेज। और उनको बहुत ही एक विशिष्ट जज के श्रेणी, जो एक सोशलिस्ट विचारधारा के, जो एक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमनिज्म और एक बहुत ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखने वाले जज के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने 1970s में एक केस हुई थी, रंगनाथ रेड्डी वर्सेस कर्नाटका, आप देख लीजिएगा नाम में केस का। उस केस में उन्होंने ये कह दिया था कि आर्टिकल 39B में जो फ्रेज लिखा हुआ है, मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, आप आर्टिकल 39B देखिए, वो कॉमन गुड के लिए यूज होगा, ऐसा लिखा गया। उन्होंने कहा कि इसका परपोर्ट ये है कि कोई भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिया में है किसी की भी, वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है, अल्टीमेटली वो कम्युनिटी के लिए यूज किया सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। ये अभी तक यही रूलिंग थी, लेकिन इस 9 जज बेंच, जिसको कि DY चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे, जो उस समय में चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसको पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस कृष्णा अय्यर का ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सभी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी इंडिया में मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी है एज पर आर्टिकल 39B, और उसको एक्वायर तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन बहुत सारे बंदिश भी उन्होंने लगाए। ये एक बहुत मॉन्यूमेंटल जजमेंट था, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को थोड़ा प्रोटेक्ट ज्यादा करती है और इंडिया को कम सोशलिस्ट बनाती है। लेकिन इसके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा, उस पर एक विवाद हो गया। उन्होंने ये कह दिया कि जजेस को जो है उस समय की जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन होती है उससे बह नहीं जाना चाहिए। शायद कृष्णा अय्यर उस समय के जो सोशलिस्ट लीनिंग था गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे वो बह गया, और ये काफी सोशलिस्ट टाइप ऑफ फैसला था। इस पर इसलिए विवाद हुआ कि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच के जो 2 जजेस थे, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट किया कि हमारे जो फेलो जज जो इतने पहले आए थे, इतने विशिष्ट जज थे या कोई भी, उसके अगेंस्ट में इस टाइप की बात कहने का चीफ जस्टिस को कोई हक नहीं है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। इन सब से जो है जस्टिस कृष्णा अय्यर तो न्यूज में आए ही, लेकिन ये विवाद भी खड़ा हो गया कि पहले के जजेस पर कितनी कमेंट ठीक है। उस पर यह भी हो गया कि क्या जजेज जो है उस समय की जो प्रिवेलिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसमें बह भी जाते हैं क्या। तो क्या पहले यदि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में जजेस बह रहे थे, तो क्या अभी जो है
वो दूसरी किसी आइडियोलॉजी में बह रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या वो पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है। ये सब जो है विवाद का विषय बनने लगा और इस पे अभी बहुत चर्चा हो रही है। मैंने आपको कहा था कि इस पे काफी कुछ मैं कह सकता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तमिलनाडु रिसेंटली फेस द बर्न्ट ऑफ ए साइक्लोन, व्हाट इज इट्स नेम, क्या नाम है? मैं हमेशा साइक्लोन के नेम पूछता हूं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। उस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन फेंगाल। फेंगाल का कहर देख सकते हैं तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास कैसा है। हु इज द ओनली सेकेंड इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर टू क्रॉस 2800 इलो रेटिंग इन चेस? यदि आप चेस खेलते हैं तो आपको इलो रेटिंग के बारे में पता होगा, नहीं तो जान लीजिए कि ये एक रेटिंग है जो फिडे, जो इसकी संस्था है FIDE, और वो रेटिंग देती है जिसको जितनी अधिक रेटिंग मिलती है उतना ही बड़ा ग्रैंड मास्टर कहलाता है। और 2800 आप यही समझ सकते हैं कि अभी के समय में दुनिया में कुछ गिने चुने उंगली पे जो है ग्रैंड मास्टर हैं जिनको 2800 इलो रेटिंग मिली है। इंडिया में केवल इसके पहले एक ग्रैंड मास्टर हुए थे, विश्वनाथन आनंद, जिनको के 2800 के ऊपर वो जा पाए थे। आज तक कोई नहीं जा पाया इंडियन, कोई नहीं, वो भी नहीं जो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेल रहे हैं गुकेश, वो भी नहीं। तो ये कौन है ग्रेट इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जो 2800 इलो रेटिंग को विश्वनाथन आनंद के बाद पाने वाले दूसरे भारतीय हैं? इनका नाम है अर्जुन इरिगैसी। अभी जो इंडिया ने चेस का ओलंपियाड जीता उसमें अर्जुन का रोल बहुत बड़ा था। आप देख सकते हैं कि कैसे सेलिब्रेट ये फोटो कर रहा है अर्जुन इरिगैसी, 2800 इलो रेटिंग। अब इससे आप, और ये भी क्वाइट यंग है, आप इससे समझ सकते हैं कि प्रागनंदा हैं, गुकेश हैं और अर्जुन है। मतलब इंडिया कितना ब्लेस्ड है कि ऐसे ऐसे महान बच्चे जो हैं चेस ग्रैंड मास्टर हम लोगों ने पैदा किए हैं। ग्रेट ग्रेट फीलिंग। इसी से जुड़ा हुआ मैं पूछने से रुक नहीं पा रहा हूं कि करेंटली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है किन दो प्लेयर के बीच में खेला जा रहा है? अभी मैंने उनका नाम भी लिया है, उसमें से हम लोग को प्राउड होना चाहिए। डी गुकेश हैं, वो इस साइड में आप देख सकते हैं, वो खेल रहे हैं डिंग लैरन से, और ये चाइना के हैं। तो इसको कई लोग इंडिया वर्सेस चाइना ग्रेट लड़ाई के रूप में भी देख रहे हैं। और अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो 6 गेम हुए हैं और दोनों 3-3 के बराबर पे हैं, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि विश्वनाथन आनंद के बाद सेकेंड वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश के रूप में हमें मिले। बहुत जल्द ये खुशखबरी मिल भी सकती है। This is last slide, dear student. Which ministry and when decided to celebrate 26th day of November every year as the Constitution Day? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने 75वां Constitution Day मनाया। हमारे डायमंड जुबली हो गई, डायमंड जुबली कहते हैं, प्लैटिनम जुबली कहते हैं, 75 ईयर्स, चेक कर लीजिएगा। वो हम लोगों ने मनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 75वीं कॉन्स्टिट्यूशन दिवस या सालगिरह कहिए। तो किस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जाएगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डेट को लेकर के, आपको पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में भी, प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हुआ ये था कि हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू दिवस मनाते हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, वो 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1930 में पहली बार 26 जनवरी को तिरंगा लहराया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा अधिवेशन लाहौर के बाद में। इस चलते हम लोगों ने उसको, उस पवित्र दिवस को याद करने के लिए हम लोगों ने अपने इसको थोड़ा रोक के रखा और बहुत सारे जो आर्टिकल थे उसको लागू किया कॉन्स्टिट्यूशन को केवल 26 जनवरी को। लेकिन फिर भी 26 नवंबर चूंकि इतना पवित्र दिन था कि उस दिन हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला कब हुआ आप देखिए, 2015 में जाकर के ये फैसला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने किया कि हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन दिवस मनाया जाएगा। हु इज क्रिस अरोरा? लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, हु इज क्रिस अरोरा? क्रिस अरोरा जो है, अगेन हम इंडियन को प्राउड होना चाहिए, ये इंडियन ओरिजिन के एक ब्रिटिश बच्चे हैं, ब्रिटेन में रहते हैं।
इनको अभी आईक्यू टेस्ट जब किया गया, वहाँ पे आईक्यू टेस्ट फॉर्मल वे में होता है, आप अपना आईक्यू टेस्ट करा सकते हैं, तो इनका आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज़्यादा निकला। पूरी दुनिया चौंक गई। इनका आईक्यू रेटिंग जो है 162 है, जबकि अभी से पहले इन सब का 160 से ऊपर किसी का आईक्यू रेटिंग नहीं था, और ये महज 10 साल के हैं। पता नहीं ये क्या चमत्कार करेंगे एज फार एज हिज ब्रेन इज कंसर्न, क्रिस अरोरा। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसा मैंने आपको कहा कि दो जो है टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। यदि आप CUET PG 2025 दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप उस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग भी उसमें है। और यदि आप नेट JRF दे रहे हैं जनवरी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको सारे फैसिलिटी, सारे टेस्ट, सारे रिकॉर्डेड सेशन एज इट इज मिल जाते हैं अभी भी, और मोर देन 1.5 मंथ है, आप उसमें बहुत बूस्ट कर सकते हैं अपने चांसेस को। यदि इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग जीमेल पे आपको मेल भेजनी है, अपने नेम और टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर। यदि आप यहाँ पे तो यहाँ हो गया है। यदि आप CUET PG में ज्वाइन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट को, तो paulsciencehelp@gmail.com में। और यदि आप नेट JRF में करना चाहते हैं तो paulsciencehelp@paulsciencehelp.in, दोनों को गौर से देखिएगा। और यहाँ पे मेल ओके। एंड इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द फिर किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योर स्टडीज, शेयरिंग नॉलेज। बाय।